अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन कपिल देव ने यंग क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के इंडिया कॉल अप पर सब्र और तहम्मुल की सलाह दी। कपिल देव ने कहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें बहुत जल्दी में मत रखिए। उसने अपना गैर मामूली टैलेंट दिखाया और आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए उनका क्या कहना है। No, he's special talent, that's it. Give him time. I don't want to talk too much about him, but I think sure he showed the talent what he has. I think unbelievable, but again, he have to conduct himself, have to keep himself fit. A lot of other things going to happen. How much he's focused, only he can answer that. But to me, he has a special talent. But I think giving respect to the young kid, I think nothing wrong. Yes, expecting too much at this stage is something wrong. He's just will be in the team, he will understand. Club cricket is totally different. When you play for your country, it's a different thought process. So give him time. Rather to the media, I will say, not to try to start expecting too much. Just give him time. कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक में 25 सियासी पार्टीज के लीडर्स ने शिरकत की। खड़गे के मुताबिक इजलास के दौरान मुस्तकबिल के लिए 5 नुकाती स्ट्रेटजी पर इत्तेफाक किया गया। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन अलायंस ने मुल्की और सियासी मौज़ूआत पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर फेक प्रोफाइल्स बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खवातीन की तस्वीरों को मॉर्फ करके उन्हें धमकाता था और धोखे से उनका इस्तेहसाल करता था। तहकीकात में ये भी सामने आया कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए फेक आधार कार्ड्स और फेक सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करता था। महिला थाने के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध जो है महिला को परेशान करने, उसका पीछा करने और जो है उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे करके जो है परेशान करने का मुकदमा प्रारंभिक रूप से थाना महिला थाने में पंजीबद्ध किया गया था। तत्पश्चात विवेचना में महिला जो पीड़िता है उसके द्वारा बाद में ये बताया गया कि उसके द्वारा जो है शादी का झांसा दे करके उसका शारीरिक शोषण भी किया गया है। तो हमने धारा बढ़ा के जो है इसमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी महिला थाना मंजू शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित करके बेंगलुरु भेजा गया था, जहां से स्थानीय बेंगलुरु सिटी के स्थानीय थाना जो है विद्यारण्यपुरा थाना बेंगलोर के सहयोग से हमने आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष बेंगलोर में पेश किया था, जहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर के हमारी टीम जबलपुर आई है। और जबलपुर में जो है हमने जो कुछ पूछताछ करी है, लेकिन पूछताछ में आरोपी बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। उसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि वह जो है शादी.com पर जो है फर्जी नाम से आईडी बनाता है। आईडी बना करके जो है महिलाओं को फंसा करके उनको होटल ले जाता है। होटल ले जा करके उनके प्राइवेट फोटोज क्लिक करता है। प्राइवेट फोटो क्लिक करने के बाद उनका जो है शारीरिक शोषण करता है और इस तरह से उसने, और वहाँ जो आरोपी पकड़ा ना जाए इसलिए वह फर्जी आईडी
फर्जी आधार कार्डों का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसके जो सिम है ना, वो भी फर्जी सिमों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमने जो उसके नंबर हमें हमारे पास जो रिकवर हुए थे, उनके नंबरों की हमने जब टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से हमने उसकी जानकारी ली, तो इस व्यक्ति के वो नहीं पाए गए हैं। तो इस तरह से फर्जी नाम, फर्जी मोबाइल नंबर और फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस तक इसका जो है इसका मूल नाम जो अभी तक जो संज्ञान में आया है वो ओम प्रकाश गुप्ता, जो निवासी आरा जिला राज्य बिहार का रहने वाला बताया है। फाल्टा वेस्ट बंगाल। फाल्टा के मुकामी रहने वालों ने टीएमसी लीडर जहांगीर खान के ऑफिस में तोड़फोड़ की और एहतजाज का इजहार किया। इतलात के मुताबिक इलाके में आवाम के दरमियान शदीद गुस्सा पाया जा रहा, जिसके बाद मुतहर्रिक अफराद ने ऑफिस को निशाना बनाया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल देखने को मिला। पुलिस और इंतज़ामिया ने सूरत हाल पर नज़र रखते हुए अमन व क़ानून बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम शुरू कर दिए। সিদ্ধান্ত আছে, আন্ডার কন্ট্রোল আছে, নেবা সেটা আমরা নেব। স্যার কি মনে হচ্ছে এই পরিস্থিতি আজকে কি জাহাঙ্গীরকে নিয়ে আসা হবে? ল্যাপেল এখন বড়াই আছে। আপনাদের কাছে তো নিশ্চয়ই কোনো খবর রয়েছে এই এখন মুহূর্তে। বড়ার মতন সাধারণ মানুষের এত ক্ষোভ স্যার, কি বলবেন? এত বছর ধরে অত্যাচারিত, এটা তো মানুষের ক্ষোভ। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ নিয়ে বড়ার মতন জায়গায় আমি নেই। যেটা ভাঙতে হয় তার জন্য রিকোয়ার্ড অ্যাকশন হবে, এটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড। সরকারি ওষুধ চোখে ড্রপ, আই ড্রপ মনে হচ্ছে সরকারি ওষুধ এখানে পাওয়ার করা সব হ্যান্ডিক্যাপদের এগুলো বার করো, হ্যান্ডিক্যাপদের মাল সব এইগুলো সব দেখুন। এখানে ভিড় করে লাভ নেই। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण खानूजा ने कहा है कि हुकूमत ग्रीन ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने के लिए फ्लेक्स फ्यूल और E85 को मुस्तक़बिल का अहम फ्यूल ऑप्शन समझती है। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क भर में 50 पेट्रोल पंप्स पर E85 फ्यूल दस्तयाब है। हुकूमत का हदफ है कि दिसंबर 2026 तक इस तादाद को बढ़ाकर 150 तक पहुँचाया जाए। प्रवीण खानूजा के मुताबिक E85 इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद वसी करते हुए दिसंबर 2027 तक 5000 पेट्रोल पंप्स पर E85 फ्यूल की सहूलत फराहम करने का मंसूबा है। And as you are aware that our Honorable Minister of Road Transport, Highways and Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, they had launched Hero Motocorps
2 flex fuel motorcycles on 3rd of June 2026. Then again, both the ministers launched Maruti Suzuki's flex fuel WagonR on 4th of June 2026. Now, these flex fuel vehicles basically will take fuel from 20% blended petrol, like ethanol with 20%, petrol with 20% blending, up to 85%. So there's a huge range of 20% ethanol to 85%. And these are specially designed vehicles. So the normal vehicle will not be able to take E85 fuel. So this I wanted to clarify through you. And this E85 fuel was launched on 5th of June. So now you see OEMs manufacturing the flex fuel vehicles and the OMCs supplying these E85 fuel as per the BS standard. They have all converged. We are expecting, we have already started with about 50 petrol pumps dispensing E85 fuel. And we expect it to go very soon to 150 by December 2026. We expect it to go to 500 ROs will get E85 fuels, and by December 2027, it is our estimate is about 5,000 petrol pumps selling E85 fuels. Now, E85 fuel is a very, very it's a very, very green fuel. It has 80 to 85% of ethanol and 14 to 19% of petrol, and there is a regular BS standard which it follows. It is, as I mentioned, it is meant for specially designed flex fuel vehicles and not for normal petrol vehicles. But these flex fuel vehicles, why are they called flex fuel? Because they can take ethanol from 20% to 85%. So there is no issue about them. There's some kind of range anxiety. Because now you can use even normal base petrol. The price, as the Honorable Minister had mentioned in his inauguration, that it would be 20 rupees per litre lower than the E20, the base fuel. So the calorific value, which is slightly lower than the base fuel, so that will be taken care of. So the RON and etc., you can see further details in the PIB notes. What we wanted to say is that FFVs, flex fuel vehicles, EVs, fuel cell EVs, hydrogen LNG is the way forward in the transportation for greener fuels, domestic production of ethanol, and it helps in mitigation of carbon emissions and supports agricultural economy. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर को अपग्रेड करते हुए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का दर्जा दे दिया है। हुकूमत का कहना है कि इस कदम का मकसद मौसम से मुताल्लिक़ ज़्यादा दुरुस्त और बर वक्त डाटा फराहम करने का और ताकि ये फोरकास्टिंग सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अथॉरिटीज़ के मुताबिक वेदर मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए मज़ीद रडार्स भी नस्ब किए जाएंगे। इससे मौसमी तब्दीलियों, बारिश और शदीद मौसमी हालात की पेशगोई में बेहतरी आएगी। आज जो रीजनल मेट्रोलॉजी सेंटर लखनऊ का उद्घाटन हुआ, इसका लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसे हम वेदर और क्लाइमेट का जानकारी को अधिक सटीक करें, टाइमली लोगों के पास पहुंचाए और लोगों का जानमाल का जो नुकसान को और फर्दर कैसे कम किया जाए। ऑलरेडी हम 40 to 50% फोरकास्ट एक्यूरेसी इंप्रूव किए हैं, मगर अभी समन्वय को और थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और लोकल इंस्टीट्यूट्स के लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज्यादा कोऑपरेशन रखने के लिए ये रीजनल सेंटर बहुत मददगार होगा। और इसके साथ साथ जो हमारा मिशन मौसम चल रहा है, आने वाले दिनों में और रडार लगेगा। अभी ऑलरेडी 5 रडार लग रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 3 रडार है, मगर और 3 रडार उत्तराखंड में लगेगा और यहाँ 4 रडार लगेगा उत्तर प्रदेश में। ये सभी रडार का जो एक्सपेंशन होगा, इसका देखभाल करना, इसके डाटा को यूटिलाइज करना, इसके ऊपर रिसर्च करना और लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से जानकारी देना, ये एक क्षेत्रीय मौसम केंद्र का लक्ष्य होगा। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड रेन गेजेस, विंड प्रोफाइलर, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लग रहा है। ये जो क्षेत्रीय केंद्र है, ये सभी को देखभाल करने के लिए सक्षम होगा। चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर पलिकोंडा टोल प्लाजा के करीब बैटरीज ले जाने वाला एक ट्रक अचानक आग की जद में आ गया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जबकि हाईवे पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हुई। इत्तला के मुताबिक आग की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।
போடு போடு ஒன்றாவது போடு சேர்க்குறது இந்த தனியாக நார்மல் வண்டி மேல கேபின் மேல வந்து போமா கேபின் மேல டாப் மேல मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने कहा है कि एमटी मैरीवेक्स पर आग लगने के वाक़े के बाद तमाम 24 इंडियन सी फारर्स महफूज हैं। उन्होंने बताया कि वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा एजेंसीज़ ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और क्रू की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। तमाम सी फेरर्स की सलामती की तस्दीक कर दी गई। ओपेश कुमार शर्मा ने मज़ीद कहा है कि इस हादसे के बावजूद मुल्क भर के पोर्ट्स पर ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी है और किसी किस्म की रुकावट या असर रिपोर्ट नहीं हुआ। Good afternoon. There has been a recent report that today around 1:30 p.m. there has been a fire reported on a vessel MT Marivex in which there were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defence to ensure their safety. The DG Shipping Control Room has handled about 12,020 calls and more than 26,832 emails since activation. In the last 96 hours, a total of 390 calls and 968 emails have been received from seafarers, their families and maritime stakeholders. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated safe repatriation of more than 3,506 Indian seafarers so far, including 32 in the last 96 hours. Port operations across India remain normal with no congestions reported. Thank you. टीडीपी एमएलए पुलिवर्ती नैनी ने कहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट के 2 साल मुकम्मल होने पर तिरुपति में एक अहम विक्ट्री मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और मिनिस्टर नारा लोकेश शिरकत करेंगे। पुलिवर्ती नैनी के मुताबिक जलसे में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली जाएगी। రేపు 2 సంవత్సరాల అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలపైన రేపు మన సీఎం గారైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాబు గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ గారు, రాష్ట్ర తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ గారు, వారితో పాటు వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలందరూ రేపు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇది సంక్షేమానికి సంబంధించినటువంటి మీటింగ్, జోనల్ మీటింగు. ఇక్కడైతే ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఆ లబ్ధిదారులతో మీటింగ్ జరుగుతుంది రేపు ఉదయం 11 నుంచి 1 గంట వరకు. కాబట్టి ఇది 100% మాకు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ప్రజల మధ్యపై మేము చేస్తున్న పనులు చెప్పాం, దానిపైన మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు వెన్నుపోటు తిన్నట్టు వాళ్ళు 24 గంటలు వెన్నుపోటు చేసి వాళ్ళ నాయకులు చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రకటిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా వాళ్ళు వాళ్ళ బుద్ధి మార్చుకొని జరిగితే ప్రజలైనా చూస్తూ ఉంటారు. कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि ये एक इंतहाई संजीदा मसला है और हुकूमत का रवैया शर्मनाक। पवन खेरा ने कहा कि शेमलेस गवर्नमेंट पेपर लीक बहुत सीरियस इशू है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है। इंडिया ब्लॉक ने इस मामले पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। ऑपोजिशन का कहना है कि पेपर लीक के वाक़यात ने तालीमी निज़ाम की साख को नुकसान पहुंचाया और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गंभीर मुद्दा है, सबको इसमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको लगता है कि वो रेजिग्नेशन देंगे?
रिजाइन करेंगे। आपको क्या लगता है? 2014 के बाद अब तक कोई रिजाइन नहीं दिया है अपने ओहदे से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में। बेशर्म सरकार। हाँ, चलिए। रियासत के साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर और सीपीएम लीडर थॉमस इसाक ने ख्वातीन के लिए फ्री बस ट्रैवल स्कीम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये एक अच्छा और अवामी फ़ायदे का कदम है, लेकिन उन्होंने तनबीह की कि अगर हुकूमत KSRTC को टिकट चार्जेस की अदायगी नहीं करती तो पहले ही माली बहरान का शिकार ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मज़ीद मुश्किल में फंस सकता है। थॉमस इसाक ने कहा है कि KSRTC इस वक्त ब्रिंक पर खड़ी है और अगर स्कीम का माली बोझ कॉरपोरेशन पर ही डाला गया तो उसकी सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। Very good. They should do it. That women in Kerala get free ride. But there is one proviso. They must pay the ticket charges to KSRTC. In every state that this has been implemented, it has resulted in the financial disruption of the RTC, whether even Karnataka, Punjab, or even Telangana. That's what has happened. In Kerala, the KSRTC is in a very precarious stage. It survives because government gives the entire pension of the KRTC workers, which comes to something like 60 crores rupees per month. And then part of the salary, 40 rupees, 40 crores. So 100 crores are given every month. Now to make the KSRTC ride free, they have to give an additional 80 crores rupees. So they should give 80 crores, 180 crores. If they fail to do it, they don't have the buying time as in other states. It's already on the brink. It will sink. ISF MLA नौशाद सिद्दीकी ने बंगाल हुकूमत के मदरसा सर्वे के फैसले पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए ताकि बीजेपी लीडर्स को भी मदरसों के बारे में ज़्यादा मालूमात मिल सके। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मदरसों के ख़िलाफ़ बेहुदा या गलत बात करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। नौशाद सिद्दीकी ने जोर देते हुए कहा है कि मदरसा स्टूडेंट्स ने मुल्क की आज़ादी की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया था। ISF लीडर ने मजीद कहा है कि सर्वे के बाद मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर और असरी तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा सके। उनके बयान के बाद बंगाल में मदरसा सर्वे और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर सियासी बहस तेज हो गई। पहले बोलेंगे ज्योतिर्मय सिंह महतो को बोलेंगे, पहले मदरसा के बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद ये आप बात कीजिएगा। आप रूलिंग पार्टी का MP मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोल देंगे, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आपको जो बोला है उसके लिए आपको उसका प्रूफ करना होगा। दूसरा बात है, हम लोग भी चाहते हैं आप लोग पूरा जितना मदरसा है सर्वे करो, क्या पढ़ाते हैं ना पढ़ाते हैं आप भी देख लो। मदरसा के बारे में जितना आप लोगों का जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी हो जाएगा। हम लोग भी बोलते हैं कि मदरसा का बैकग्राउंड देख लीजिए। आज ज्योतिर्मय सिंह महतो ने जब अभी स्वाधीन देश में है, जो ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे ना, बहुत सारे आदमी लड़े थे। मदरसा का बहुत बच्चा लोग भी, स्टूडेंट भी, टीचर भी लड़े थे आजादी की लड़ाई में। मदरसा का हिस्सा है। अब बोलने में अभी वो रूलिंग पार्टी का है, अभी बोले बाजार मार्केट गर्म करेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं, मदरसा में जो सर्वे के बाद बोला हम देखा है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कितना मदरसा है, खर्ची मदरसा है, अनरिकॉग्नाइज मदरसा है, रिकॉग्नाइज मदरसा है, देखना चाहिए। फिर देखने के बाद जो रिकॉग्नाइज मदरसा है, एडेड मदरसा है, अनएडेड मदरसा है, उनका जो स्ट्रक्चर अभी लो लेवल में है उसको हाई लेवल भी करना चाहिए। जहाँ पे कंप्यूटर का जरूरत होगा उधर भी देना चाहिए, जहाँ साइंस लैब का जरूरत है वहां भी देना चाहिए। क्योंकि मदरसा और स्कूल में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बोलते हैं मदरसा या स्कूल। जैसे कोई 10th क्लास का है, जैसे स्कूल में जितना सब्जेक्ट पढ़ाई जाता है वहां पे सभी पढ़ाई जाता है, कुछ रिलीजियस बुक्स एक्स्ट्रा होते हैं। हम भी तो चाहते हैं अपडेट करना होगा, कंप्यूटर देना होगा, साइंस लैब देना होगा,
बहुत पहले से हमने असेंबली में बोला, जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट था, कितना बार हम बोला है कि अनएडेड एमएस के जो टीचर्स है उनका सैलरी हाइक करना चाहिए, उनका जो आनुषंगिक जो है उसका भी अपडेट करना चाहिए। नहीं किए, अपडेट नहीं किए। अभी सरकार जो है शायद सर्वे कर रहे हैं, अपडेट करेगा, ये भी हम होप में रखेंगे। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।